हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन चैप्टर नंबर 13 का पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या और उसके तीन प्रायोगिक परिणाम। तो वो तीन प्रायोगिक परिणाम कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला है प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। फिर दूसरा प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव। फिर तीसरा प्रकाश विद्युत धारा पर आवर्ती का प्रभाव। और इन तीनों ग्राफों के लिए अपन ने अलग अलग डिस्कस भी कर लिया था। तीनों ग्राफ अलग अलग बने थे। इसमें से जो मुख्य ग्राफ है वो है सेकंड और थर्ड ग्राफ जो है ना, वो सबसे अधिक ज़्यादा मेन ग्राफ है। इसमें सेकंड ग्राफ में क्या आया था कि अलग अलग तीव्रता पर, कि तीव्रता का मान बढ़ाने पर धारा का मान तो बढ़ता है, लेकिन निरोधी विभव का मान एक ही प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो धारा होती है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। धारा तीव्रता समानुपाती होती है, लेकिन जो निरोधी विभव जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। फिर तीसरा ग्राफ हमने देखा कि जो है कि आवर्ती बढ़ाने पर, तीसरा ग्राफ जो बनता है वो आवर्ती बढ़ाते हैं उसमें, कि आवर्ती बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान बढ़ता है। ठीक है, कि अलग अलग आवर्ती के लिए निरोधी विभव का मान भी अलग अलग आता है। ठीक है, तो उसमें मैंने देखा कि जो निरोधी विभव जो होता है वो आवर्ती पर निर्भर करता है, न कि प्रकाश की तीव्रता पर। और जो निरोधी विभव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। और जो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है प्रकाश की आवर्ती पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो ये हमने तीन ग्राफ पढ़े थे। इसके बाद हमने पढ़ा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तीरसम्मत तरंग सिद्धांत की असफलता। कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है उसकी व्याख्या करने में जो तीरसम्मत तरंग सिद्धांत है, जैसे कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जितने भी तरंग सिद्धांत हैं वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहे थे। उन्होंने सब कुछ जो चार पांच जो प्रायोगिक परिणाम आए हैं, जितने भी प्रायोगिक परिणाम हैं वे उन्होंने सब उसका उल्टा कर दिया था। वे प्रायोगिक परिणाम के विपरीत परिणाम बताते हैं। जैसे कि मतलब जो निरोधी वो जो होता है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, जबकि जो तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि तीव्रता पर निर्भर करता है। और जबकि प्रायोगिक परिणाम में क्या आया था कि जो काल पश्चातता नहीं होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के आप फोटोन के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में समय नहीं लगता, मतलब कोई काल पश्चातता नहीं होती है। जबकि चिरसम्मत तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि भाई काल पश्चातता होती है, कि प्रकाश धीरे धीरे फैलता है और प्रकाश धीरे धीरे, फोटोन धीरे धीरे फैलते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकलते हैं। और जबकि बहुत अधिक समय लग जाता है, कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन, प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में बहुत अधिक समय लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर उन्होंने बताया कि जो निरोधी वो जो होता है वो प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर नहीं करता, जबकि अपन ने देखा है कि जो निरोधी वो जो होता है, ग्राफों से स्पष्ट है कि जो निरोधी वो जो होता है वो प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है। तो जो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में पूर्णतया असफल रहा था। ठीक है, उन्होंने सब कुछ इसका उल्टा बता दिया था। जो भी बताया उसने, जो प्रायोगिक परिणाम आए थे उन सब की उल्टी व्याख्या की थी उन्होंने। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फोटोन की अवधारणा। ठीक है, इस चैप्टर का जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है फोटोन की अवधारणा। फोटोन देखो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E = H होती है। मतलब जो फोटोन होता है क्या, वास्तव में फोटोन क्या होता है, प्रकाश का क्वांटा होता है। फोटोन क्या होता है, प्रकाश का क्वांटा, प्रकाश का स्मॉलेस्ट, लाइट का जो होता है ना, लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो प्रकाश का सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग। मतलब जैसे कि अपन बंडल बोलते हैं ना, बंडल, पैकेट्स बोलते हैं, तो प्रकाश का एक पैकेट्स होता है, लाइट का एक पैकेट होता है, लाइट का एक बंडल होता है। तो फोटोन जो होता है वो प्रकाश के अंदर पाया जाता है, प्रकाश का एक सबसे छोटा भाग होता है ना। वो फोटोन जो होता है उससे हम प्रकाश का क्वांटा कहते हैं, प्रकाश का क्वांटा। जैसे कि आवेश का क्वांटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, Q = Ne। तो Q = जो Ne होता है, जो Ne, क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो एन से गुणा करते हैं अपन, एन से पूर्ण गुणज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, आवेश का क्वांटा होता है। उसी प्रकार से जो ना फोटोन, फोटोन जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश का क्वांटा होता है।
मतलब क्वांटा मतलब क्या होता है, सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग, बंडल, सबसे छोटा बंडल, सबसे छोटा पैकेट्स। तो ये जो फोटोन होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द लाइट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट। इसको हम, फोटोन को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट होता है भैया। ठीक है, तो ध्यान रहे, जो फोटोन होता है वो प्रकाश का क्वांटा होता है, लाइट का क्वांटा होता है, ये लाइट का क्वांटा होता है, क्वांटा ऑफ लाइट। तो ये क्वांटा ऑफ लाइट होता है, क्वांटा ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपको सीधी सिंपल भाषा में याद होना चाहिए, जो फोटोन होता है वो मतलब प्रकाश का क्या होता है, सबसे छोटा भाग होता है, प्रकाश का क्वांटा होता है। फिर देखो, फोटोन के बारे में किसने बताया, प्लांक ने बताया। वो प्लांक ने क्या दिया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। जो क्वांटम जो फिजिक्स है उसकी स्टार्ट प्लांक से होती है, जो क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम फिजिक्स भी होती है भाई। तो इससे प्लांक ने क्या बताया, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है E=H²। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E=H² होती है। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ से क्या है, इसने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो उसने क्या बताया कि कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों, कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों की स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए, कृष्णिका क्या होती है, कृष्णिका वह एक वस्तु होती है, वह वस्तु जो सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को उत्सर्जित या अवशोषित करती है, कर सकती है। सभी तरंग दैर्ध्य की, कोई भी तरंग दैर्ध्य का विकिरण आएगा तो उसको अवशोषित कर सकती है, उसको उत्सर्जित कर सकती है। मतलब जो कृष्णिका होती है वही काली वस्तु होती है, वो सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को उत्सर्जित कर सकती है और अवशोषित भी कर सकती है। मतलब इसके अंदर अवशोषण करने का गुण भी होता है और उत्सर्जन करने का गुण भी होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ शायद ये जो एक नियम आता है, ठीक है, तो उसमें किरचॉफ का एक नियम भी आता है इसके अंदर, पिछले 11th में आपने पढ़ा हुआ किरचॉफ का नियम, कि उसके अंदर क्या होता है, जो जितनी अधिक जो वस्तु अवशोषक होती है वो उतनी अधिक अच्छी उत्सर्जक भी होती है, जितनी अधिक अच्छी उत्सर्जक होती है उतनी अधिक अधिक अच्छी अवशोषक भी होती है। ठीक है, तो मतलब गुड ऑब्जर्व, जो गुड ऑब्जर्व करते हैं ना वो गुड एमिटर भी होते हैं, गुड ऑब्जर्व आर गुड एमिटर। तो जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो कृष्णिका की परिभाषा होती है, तो यहाँ पर परिभाषा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। देखो प्लांक ने क्या बताएगा कि कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण, प्रकाश होता है विकिरण, तो कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों की स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए, स्पेक्ट्रम जो होता है ना, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक लीनियर होता है, लाइन के रूप में होता है, लाइन एक रेखा के रूप में होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एक रेखा सी बन जाती है, जैसे कि एक पैटर्न बन जाता है, उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक प्रकार से पैटर्न होता है, किसी प्रकार का पैटर्न जो पर्दे में बनता है, जैसे कि लाइन बन गई है ना, तो बहुत सारी लाइन बन गई ना, तो उसको हम पैटर्न कहते हैं। तो कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों की स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए मैक्स प्लांक ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार जो विकिरण ऊर्जा, इस सिद्धांत के अनुसार देखो, विकिरण ऊर्जा का जो विनिमय है वो सतत न होकर, विकिरण जो ऊर्जा है, प्रकाश जो ऊर्जा है, उसका जो विनिमय है उसका जो आदान प्रदान है वो सतत न होकर, सतत मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब क्या होता है, लगातार। तो विकिरण ऊर्जा का जो है ना विनिमय, वो सतत ना होकर के क्या होता है, विविक्त होता है। विविक्त का मतलब होता है पैकेट्स, विविक्त का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में पाया जाता है, टुकड़ों में अलग अलग, जैसे यहाँ पर टुकड़े बन रहे हैं तो अलग अलग टुकड़े में पाया जाता है। तो जो प्रकाश जो ऊर्जा होती है वो सतत रूप से ना होकर के, सतत रूप से ना होकर के विविक्त होती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, बंडल के रूप में होती है, और इन बंडल को हम फोटोन कहते हैं। ये बंडल जो फोटोन होते हैं, और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E=H²। तो इसने, फोटोन ने क्या बताया, जो प्लांक ने क्या बताया कि जो विकिरण ऊर्जा का जो विनिमय सतत न होकर के विविक्त होता है, वो प्रकाश जो फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, फोटोन की ऊर्जा E=H² होती है। कि इसने बताया कि H², एक फोटोन की ऊर्जा, जो फोटोन जो होता है क्वांटा होता है, तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, H² होती है। तो H², तो पूरा प्रकाश बन जाता है इस प्रकार से, H², करने पर सारा पूरा जो प्रकाश जो लाइट है वो प्रत्येक फोटोन से मिलकर बनती है। तो इसलिए जो फोटोन होता है वो प्रकाश का क्या होता है, क्वांटा होता है।
ठीक है। अर्थात विकिरण ऊर्जा का जो उत्सर्जन या अवशोषण जो है, विकिरण ऊर्जा का जो उत्सर्जन या अवशोषण होता है वो सतत रूप से न होकर के विविक्त ऊर्जा के बंडलों के रूप में पाया जाता है। वो बात आ गई। दो, विकिरण ऊर्जा के बंडलों के रूप में या क्वांटाई रूप में होता है। प्रकाश ऊर्जा का जो उत्सर्जन या अवशोषण है वो सतत रूप से न होकर के विविक्त ऊर्जा के बंडलों के रूप में पाया जाता है। तो आपको कुछ याद नहीं करना, आपको बस मेन लाइन ये वाली याद होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आपको सीधा सिंपल पता होना चाहिए कि यदि आपको कोई पूछ ले कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लिखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। तो यदि 1 नंबर में ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपल लिखोगे कि विकिरण ऊर्जा का जो विनिमय है वो सतत रूप से न होकर के विविक्त होता है, सतत रूप से न होकर के विविक्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। बस प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। तो सिंपल एक लाइन आपको याद होनी चाहिए बस ये। ठीक है, दो संबंध सतत न होकर के क्या होता है? विविक्त होता है बस। ठीक है। अब देखो आइंस्टीन भी आता है। आइंस्टीन क्या बोलता है? आइंस्टीन ने बोला कि प्लांक की क्वांटम सिद्धांत की सहायता से, उसने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत काम में लिया। प्लांक की क्वांटम सिद्धांत की सहायता से यह प्रतिपादित किया कि वास्तव में विकिरण ऊर्जा जो है, वास्तव में जो विकिरण ऊर्जा है वो सतत न होकर के छोटे छोटे बंडल के रूप में होती है। विकिरण ऊर्जा सतत न होकर के छोटे छोटे बंडल के रूप में होती है। और उन्होंने इस बंडल को क्या नाम दिया? फोटोन नाम दिया। उन्होंने इस बंडल को क्या नाम दिया? फोटोन नाम दिया, कि छोटे छोटे बंडल के रूप में होती है और इस बंडल को हम फोटोन कहते हैं। ठीक है। और फोटोन प्रकाश की कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश की जो तरंग प्रकृति भी होती है वो कणीय प्रकृति भी होती है। प्रकाश की दो प्रकृति होती है वही प्रकाश की। आगे आएगा ये प्रकाश का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत है। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति तो आगे आएगा ही। तो फोटोन जो होता है प्रकाश की कणीय प्रकृति को, कणीय मतलब प्रकाश के अंदर कण होते हैं ना, कण, वही फोटोन होता है। जो फोटोन होता है वो प्रकाश की कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ध्यान रहे इस बात को आपको। जो फोटोन जो होता है प्रकाश की कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो लाइन वो क्या है? फोटोन की गुण। ठीक है। तो आपको इसमें सिंपल याद क्या करना है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत याद करना है। और ये लाइन आपको जो मैंने बॉक्स में बंद कर रखी है ये आप पढ़ लेना। देखो फोटोन की गुण क्या है? फोटोन की गुण क्या होते हैं? देखो फोटोन की सिंपल से गुण है, 6 गुण है वो। तो फोटोन का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग होता है, क्योंकि प्रकाश के अंदर होता है फोटोन, तो प्रकाश की वेग से गति करेगा। तो निर्वात में प्रत्येक फोटोन सदैव प्रकाश की चाल से गमन करता है। प्रकाश की चाल, जो प्रकाश की जो चाल होती है वही फोटोन की चाल होगी, क्योंकि फोटोन प्रकाश के अंदर होता है। तो जो प्रकाश की जो चाल होगी, प्रकाश की जो स्पीड होगी वही फोटोन की होगी। तो इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? c = 3 × 10⁸ c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलता है। ठीक है। तो ये फोटोन का पहला गुणधर्म हो गया। तो ध्यान रहे फोटोन की जो चाल होती है वो कितनी होती है? प्रकाश की चाल से गमन करता है फोटोन निर्वात में। तो c = कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलता है। दूसरी बात क्या है? फोटोन की एक निश्चित ऊर्जा होती है। भाई हम इसको बार बार पढ़ चुके हैं, हमने पीछे पढ़ा कि फोटोन की एक निश्चित ऊर्जा होती है E = hν। और एक निश्चित संवेग भी होता है। फोटोन का एक निश्चित संवेग होता है, एक निश्चित ऊर्जा भी होती है। और न्यू यहाँ पर आवर्ती, न्यू आवर्ती के विकिरण में फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? E = hν होती है। क्या होती है? E = hν। तो ध्यान रहे फोटोन की ऊर्जा, न्यूमेरिकल में ये वाला क्वेश्चन बहुत काम आएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है न्यूमेरिकल में बार बार काम आएगा, E = hν। तो इस पाठ की जो आधारशिला है, वो E = hν है। और न्यू यहाँ पर क्या है? न्यू = c/λ होता है। न्यू यहाँ पर आवर्ती, ध्यान रहे आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है? प्रकाश का वेग अपन तरंग दैर्ध्य जो है, प्रकाश का वेग तरंग दैर्ध्य। तो न्यू = c/λ, ये फॉर्मूला भी इस पार्ट में बार बार काम में आएगा। और E = hν आपको पता होना चाहिए। तो न्यू का मान यहाँ पर रख देंगे, न्यू का मान रखेंगे तो h, तो न्यू का मान रख दो आप c/λ। तो ऊर्जा का एक फॉर्मूला और बन गया। तो ऊर्जा में और तरंग दैर्ध्य में ये संबंध हो गया। ठीक है। और ये आवर्ती और तरंग दैर्ध्य में संबंध है, ये ऊर्जा में और आवर्ती में संबंध है। तो यहाँ पर कई संबंध बन रहे हैं। अब देखो संवेग P = hν/c होता है। ये फोटोन का संवेग पढ़ रहे हैं अपन, फोटोन की ऊर्जा पढ़ ली, फोटोन का संवेग पढ़ेंगे तो hν/c। और न्यू = क्या होता है? c/λ होता है। न्यू = क्या होता है? c/λ। तो न्यू का मान यहाँ रख देंगे, न्यू का मान इसमें रख देंगे, इसमें। तो यहाँ पर न्यू = c/λ इसमें रख देंगे। तो आप h/c पहले से ही है, h/c पहले से ही है। और न्यू का मान रख देंगे c/λ। ठीक है। तो h/c इंटू न्यू का मान रखेंगे c/λ। और c से c कट जाएगा, कटेगा ना c से c, तो h/λ बचेगा। तो P = क्या आ गया? h/λ आ गया। ठीक है। तो फोटोन की ऊर्जा क्या आ गई? E = hν। और न्यू = c/λ आवर्ती होती है। और E = hc/λ, ये एक और फॉर्मूला आ गया। और एक फॉर्मूला और बन गया कि P = क्या होता है? h/λ होता है। ये आगे भी आएगा P = h/λ। ये उस टाइम हम जब डी ब्रोगली पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम भी डी ब्रोगली का सिद्धांत पढ़ेंगे, नेक्स्ट आएगा। तो P = h/λ वहाँ भी आएगा।
तो नेक्स्ट जो तीसरा जो गुणधर्म वो क्या है, फोटोन द्रव्य कणों फोटोन किसी द्रव्य कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन से टक्कर कर सकता है। द्रव्य कण क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण तो ये सब क्या होते हैं भाई, द्रव्य कण होते हैं। तो फोटोन किसी द्रव्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन से टक्कर कर सकता है, मतलब टक्कर करेगा तो इसमें कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग का सुरक्षित रहती है। तो इसमें ऊर्जा संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण नियम लागू होता है। तो इस जो फोटोन जो होता है, फोटोन यदि किसी कण से क्रिया करता है, किसी कण से टक्कर करता है तो उस टक्कर में कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग सुरक्षित रहता है। तो ध्यान रहे, फोटोन की क्रिया में कुल ऊर्जा और कुल संवेग संरक्षण नियम लागू होता है। जो नेक्स्ट जो है, फोटोन विद्युत उदासीन होता है। ध्यान रहे, फोटोन का कोई आवेश नहीं होता है। विद्युत उदासीन मतलब इसका आवेश शून्य होता है, आवेश शून्य होता है। तो फोटोन का जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, और यदि चार्ज जीरो होता है तो वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित नहीं होता। यदि किसी वस्तु का चार्ज जीरो है तो वह न तो विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होगी और वह न चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होगी। तो चार्ज जीरो होता है, इसलिए विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, किसी से विक्षेपित नहीं होता है। पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे कि प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर यदि तीव्रता बढ़ाई जाए तो फोटोन की संख्या बढ़ती है। ध्यान रहिए, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया टॉपिक। हमने जब तीव्रता वाला ग्राफ पढ़ा था कि तीव्रता का प्रभाव पड़ा था उस टाइम, कि प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव, उस टाइम मैंने बताया था जो तीव्रता होती है वो प्रकाश तीव्रता जो होती है उसकी मतलब क्या होता है, तीव्रता मतलब क्या होता है, फोटोन की संख्या से होता है। तीव्रता बढ़ाते हैं ना तो फोटोन की संख्या बढ़ती है। तो हमने वो ग्राफ पढ़े थे ना उस टाइम, सेकंड जो ग्राफ पढ़ा था कि सेकंड प्रायोगिक परिणाम, उस टाइम भी इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था कि जो तीव्रता होती है वो फोटोन की संख्या के समानुपाती होती है। तो अगर हम प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर तीव्रता बढ़ाते हैं ना तो फोटोन की संख्या बढ़ती है। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ये फोटोन का एक गुणधर्म होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान, ध्यान रहे, फोटोन का जो आवेश होता है वो भी शून्य होता है, और फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो भी शून्य होता है। तो आज हमने पढ़ा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक का क्वांटम क्या होता है, प्लांक का जो क्वांटा होता है वो फोटोन होता है। वो फोटोन जो होता है सबसे छोटा भाग होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट होता है, क्वांटा ऑफ लाइट होता है। और ये हमने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ लिया कि विकिरण ऊर्जा का जो विनिमय है वो सतत न होकर के विविक्त होता है। ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, और आइंस्टीन ने इसे फोटोन नाम दिया, इस क्वांटा को फोटोन नाम दिया। फिर हमने फोटोन के गुणधर्म पढ़े, हमने इसके 6 गुणधर्म पढ़े, जिसमें सबसे मेन क्या है कि प्रकाश की चाल, फोटोन जो होता है चाल कितनी होती है, C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर हमने पढ़ा इसकी ऊर्जा A = h होता है। फिर हमने पढ़ा इसका संवेग P कितना होता है, h/λ होता है। फिर हमने पढ़ा इसका कि फोटोन जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है, और फोटोन के अंदर जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण नियम भी लागू होता है, और फोटोन का आवेश शून्य होता है। और फोटोन की जो तीव्रता बढ़ाते हैं ना तो फोटोन की संख्या बढ़ती है। प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर तीव्रता बढ़ाई जाए तो संख्या बढ़ती है, और फोटोन का विराम द्रव्यमान भी शून्य होता है। थैंक यू।